Hello my dear students, this is Hanmant Kumar and you all are watching my YouTube channel Education Empowers. My dear students, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताया था। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये कैसे हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको ये सब बातें क्लियर होंगी अब तक। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में बताऊंगा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक गवर्नमेंट की तरह हमारे कंप्यूटर में काम करता है। जैसे गवर्नमेंट का काम क्या होता है, अलग अलग फंक्शंस को देखना होता है, उनको कंट्रोल करना होता है और उनको मैनेज करना होता है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भी सिस्टम में हमारे बहुत सारे काम होते हैं जिनको उसको देखना होता है, कंट्रोल करना होता है और उनकी मैनेजमेंट करनी होती है। तो आज मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में उन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस में से कुछ फंक्शंस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन: प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर में। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रोसेस होती क्या है, तो प्रोसेस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पे रन कर रहा होता है। जब आप कंप्यूटर चलाते हो तो वहाँ पे बहुत सी प्रोसेसेस रन कर रही होती है। वो बैकग्राउंड पे भी चल सकती हैं। एक छोटी सी प्रोसेस हो सकती है, जैसे कोई स्पेलिंग चेक हो सकता है, या एक स्टैंड अलोन फुल फ्लैज एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हो सकता है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर आप इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकते हो, या टाइपिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर सकते हो, या आप यहाँ पे कोई मूवी देखने के लिए कोई वीडियो प्लेयर यूज़ कर सकते हो। तो ये सभी प्रोसेसेस हैं। और इसके अलावा भी सिस्टम की अपनी बहुत सी प्रोसेसेस होती हैं जो रन हो रही होती हैं। अगर आप चाहते हो कि सिस्टम में कौन कौन सी प्रोसेस करंटली रन हो रही हैं, उनको देखना चाहते हो, तो आप टास्क मैनेजर में जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अपने कंट्रोल शिफ्ट एस्केप की प्रेस करनी है और यहाँ पे देखिए आपको नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम मेरे कंप्यूटर में करंटली रन कर रही हैं। और यहाँ पे ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं जो रन कर रही हैं मेरे प्रोसेसर के ऊपर, तो इन्हें प्रोसेस कहा जाता है। तो इन सभी प्रोसेसेस को मैनेज करने का काम किसका होता है, कंट्रोल करने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो जब प्रोसेस मैनेजमेंट की बात आती है तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम टोटली मैनेजमेंट देखता है सीपीयू की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अलग अलग प्रोसेसेस को सीपीयू को अलॉट करता रहता है जिससे सीपीयू हर टाइम बिजी रहे। और इसी अलॉटमेंट को क्या कहा जाता है, शेड्यूलिंग कहा जाता है कंप्यूटर में। तो यहाँ पे हम दो टाइप्स की शेड्यूलिंग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड सेकंड है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। इसके अलावा भी प्रोसेस को मैनेज करने के लिए बहुत से शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ दो ही शेड्यूलिंग एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की बात करते हैं। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता क्या है, इसमें हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी दी जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। जैसे ही वो अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट होने के लिए, और सीपीयू उस प्रोसेस को उसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही अलॉट किया जाता है। जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, सीपीयू उसको सबसे पहले एलोकेट होगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, और जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे लो होगी उसको सीपीयू सबसे बाद में मिलेगा। तो यहाँ पे जिस प्रोसेस को सीपीयू एक बार अलॉट हो गया प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब तक उसके पास सीपीयू रहेगा, या इन बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इंटरप्ट नहीं करता किसी और अनअवॉइडेबल जॉब रिक्वेस्ट के लिए जो उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी वाली हो। इस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की मेजर जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि एक छोटे से प्रोसेस को जिसकी प्रायोरिटी लो है उसको बहुत टाइम वेट करना पड़ता है सीपीयू के लिए एग्जीक्यूट होने के लिए, क्योंकि हायर प्रोसेसेस पहले ही सीपीयू को ग्रैब कर चुकी होती हैं, सीपीयू उनके पास होता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है इस प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग को मैं आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 5 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, P4 एंड P5। तो उनकी प्रायोरिटी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ने सेट की है। सपोज P4 को 1 प्रायोरिटी दी है, तो 1 प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले P4 एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट है 2 प्रायोरिटी P3 प्रोसेस की है, तो नेक्स्ट ये एग्जीक्यूट होगा, फिर P5 एग्जीक्यूट होगा, फिर P1 एग्जीक्यूट होगा और फिर P2 एग्जीक्यूट होगा।
अब इन प्रोसेसेस को अपना काम कंप्लीट करने के लिए, अपनी जॉब कंप्लीट करने के लिए कितने टाइम की ज़रूरत है वो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। जैसे P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए CPU 3 नैनोसेकंड के लिए चाहिए, उसी तरीके से P2 को 15 नैनोसेकंड CPU की ज़रूरत है एग्जीक्यूट होने के लिए, P3 को 12 नैनोसेकंड, P4 को 4 नैनोसेकंड एंड P5 को 10 नैनोसेकंड की ज़रूरत है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखिए P4 4 नैनोसेकंड में अपनी जॉब कंप्लीट कर लेगी और उसके बाद CPU को फ्री कर देगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से स्विच हो जाएगा सेकंड प्रायोरिटी जो कि P3 जॉब की है, P3 प्रोसेस की है, तो वो 12 नैनोसेकंड के लिए CPU को अपने पास रखेगा। उसके बाद प्रायोरिटी किसकी है, P5 की, तो 10 नैनोसेकंड के लिए CPU P5 के पास जाएगा। अब देखिए यहाँ पे P1 जो प्रोसेस है उसको सिर्फ 3 नैनोसेकंड के लिए CPU चाहिए था, लेकिन उसको वेट कितना करना पड़ा, 12 + 4 16 + 10 26 नैनोसेकंड उसको वेट करना पड़ा। बहुत ही छोटी प्रोसेस थी, यही इसकी डिसएडवांटेज है। तो आई होप आपको प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को टाइम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें CPU का टाइम जो है फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम अलग अलग प्रोसेसेस को डिवाइड किया जाता है। इसमें CPU को अलग अलग प्रोसेसेस में, जैसे सपोज कीजिए CPU 2 नैनोसेकंड के लिए एक प्रोसेस के पास रहेगा, फिर 2 नैनोसेकंड के लिए दूसरे, ऐसे क्यू बनी होती है, क्यू में सभी प्रोसेसेस होती हैं और उन सभी प्रोसेसेस को CPU एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है। तो CPU उस प्रोसेस के पास उसको कितने टाइम के लिए दिया गया है उस टाइम तक वो उस प्रोसेस के पास ही रहता है, या इन बिटवीन कोई रिक्वेस्ट ना आ जाए किसी प्रोसेस की, इंपॉर्टेंट प्रोसेस की, तो उस वक्त CPU उस प्रोसेस से ले लिया जाता है और दूसरी प्रोसेस को दे दिया जाता है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रोसेस उसको जितना CPU टाइम दिया हुआ है उसमें अगर खत्म नहीं होती तो उसको फिर से एंड ऑफ द क्यू में डाल दिया जाता है। वो फिर उतना वेट करेगी बाकी प्रोसेसेस की जब तक टर्न खत्म नहीं होती उस CPU टाइम के लिए। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, या जिसे हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोल देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क एनवायरनमेंट में, जहाँ पे हर यूजर को नेटवर्क के हर रिसोर्सेज को शेयर करवाने के लिए CPU का टाइम शेयर करवाते हैं। तो आइए इस डायग्राम के थ्रू राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 प्रोसेसेस हैं और यहाँ पे उनको कितना कितना टाइम चाहिए नैनोसेकंड में यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, और ये है CPU क्वांटम, मतलब कि CPU कितने टाइम के लिए एक प्रोसेस के पास रहेगा। अब जैसे सबसे पहले P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी तो P1 3 नैनोसेकंड के लिए CPU को ग्रैब करेगी, क्योंकि उसको इतनी ही जरूरत है, जबकि CPU का टाइम क्वांटम कितना है, 4 है। तो ये अपनी प्रोसेस पहले ही कंप्लीट कर लेगी, छोटी प्रोसेस थी, पहले ही एग्जीक्यूट होके चली गई। इसके बाद CPU P2 को मिलेगा, P2 को 15 नैनोसेकंड के लिए चाहिए, लेकिन 4 नैनोसेकंड के लिए ही मिलेगा। अपना 4 नैनोसेकंड का काम ये कंप्लीट करके CPU ऑपरेटिंग सिस्टम किसको दे देगा, P3 को दे देगा। तो इसका 11 मिनट का काम अभी भी पेंडिंग पड़ा है। इसके बाद ये 12 नैनोसेकंड में से 4 नैनोसेकंड का काम कंप्लीट करके 8 नैनोसेकंड का काम अभी भी इसका पेंडिंग पड़ा है। तो इस तरीके से करते हुए इन सभी को 4 नैनोसेकंड का CPU क्वांटम टाइम मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर से वही क्यू बनेगी और P1 अपना प्रोसेस कंप्लीट करके जा चुका है, तो P2 11 नैनोसेकंड और रन होना चाहता है अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से 11 में से 4 गए, 7 का काम इसका बच जाएगा, यहाँ से 4 का इसका काम बच जाएगा। ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसको 1 नैनोसेकंड के लिए ही CPU चाहिए, और इसको 2 नैनोसेकंड लेफ्ट हो जाएगा, 4 नैनोसेकंड के लिए अपना काम कर देगा। तो यहाँ पे P4 भी अपना काम करके एग्जीक्यूट हो चुका है और क्यू से बाहर निकल चुका है। तो यहाँ पे ये बाकी प्रोसेसेस बची हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक प्रोसेस लास्ट में बच जाएगी, क्योंकि ये भी 4 नैनोसेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा और काम खत्म कर लेगा, और ये 2 नैनोसेकंड एग्जीक्यूट करके काम खत्म कर लेगा, सिर्फ P2 प्रोसेस रह जाएगी। तो इस तरीके से राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से बेटर है, क्योंकि इसमें स्मॉल प्रोसेसेस को वेट नहीं करना पड़ता, सभी प्रोसेसेस को CPU का बराबर टाइम मिलता है और उस टाइम इंटरवल में वो अपने टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिवाइस मैनेजमेंट। तो डिवाइस मैनेजमेंट होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए काम क्या करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे पास जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, जिन्हें हम हार्डवेयर डिवाइसेज बोलते हैं, इसके अलावा भी बहुत सी हार्डवेयर डिवाइसेज हमारे पास होती हैं जो सिस्टम में हमारे लगी होती हैं,
तो उन डिवाइसेज और सीपीयू के बीच में बैलेंस बनाने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इसे डिवाइस मैनेजमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सीपीयू की स्पीड जो है हमारी जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज या जितनी भी बाकी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं उन सभी से बहुत ज्यादा है, तो इनके बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत होती है, सो दैट हम क्या कर सके, सीपीयू को ज्यादा से ज्यादा टाइम बिजी रख सके, सीपीयू कभी भी आइडल ना बैठ सके। तो इस पर्पज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास दो टेक्निक्स हैं, एक है बफरिंग और दूसरी है स्पूलिंग। इन दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे बफरिंग के बारे में बात करते हैं। तो बफरिंग क्या होती है? तो मेन मेमोरी में एक एरिया होता है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, जिसे बफर कहा जाता है, जो दो डिवाइसेस के बीच में अगर हम कोई डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं या एक डिवाइस और एक एप्लीकेशन के बीच में कोई डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो उस डाटे को टेम्परेरीली स्टोर करवाने के लिए हम बफर का यूज करते हैं। तो बफर यहाँ पे एक टेम्परेरी स्टोरेज के तौर पे काम करता है। उसमें जितनी भी रिक्वेस्ट आती है वो टेम्परेरीली उसमें स्टोर होती हैं। तो ये हमें हेल्प करता है सेंडर और रिसीवर के बीच में अगर स्पीड का गैप है, हो सकता है सेंडर जो सेंड कर रहा है उसकी ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू रिसीवर की जो रिसीव कर रहा है, और रिसीवर की स्पीड ज़्यादा हो सकती है सेंडर की स्पीड से। तो यहाँ पे बफर क्या करता है, टेम्परेरी तौर पे मेमोरी में एक यूनिट बनाता है जो डेटा को स्टोर करवाता है और उनके बीच में क्या करता है, बैलेंस करवाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, सपोज आप क्या कर रहे हो, पेन ड्राइव में डाटा स्टोर करवा रहे हो, तो सीपीयू की स्पीड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पेन ड्राइव की स्पीड बहुत कम है। तो पेन ड्राइव और सीपीयू में वो बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे क्या यूज होता है, बफर यूज होता है। मेनली बफरिंग टेक्निक इस पर्पज के लिए यूज होती है स्लो डिवाइसेस को और फास्ट डिवाइसेस को आपस में सिंक्रोनाइज करने के लिए, सो दैट वो एक दूसरे के साथ तालमेल करके काम कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्पूलिंग। स्पूलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए यूज की जाती है। तो इसमें भी एक बफर यूज करते हैं जो टेम्परेरी स्टोरेज के तौर पे काम करता है, और ये जो स्टोरेज एरिया होता है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के द्वारा एक्सेस किया जाता है। स्पूल की फुल फॉर्म है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन लाइन। स्पूल एक प्रोसेस है जिसमें डाटा टेम्परेरीली स्टोर होता है जिसे स्पूल कहा जाता है, और ये डाटा कुछ टाइम के लिए ही मेमोरी में स्टोर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, सपोज आपने 60 पेजेस का प्रिंट आउट लेना है लेकिन प्रिंटर की स्पीड कितनी है, 12 पेजेस पर मिनट की है। तो यहाँ पे आपको 5 मिनट लगेंगे 60 पेजेस को प्रिंट करने के लिए। तो सीपीयू अगर सिर्फ इसी काम को फिनिश करने के लिए अपना 100% दे देगा और बाकी प्रोसेसेस को इग्नोर कर देगा तो हम सीपीयू से वो आउटपुट नहीं ले सकते जो सीपीयू दे सकता है हमें। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो टेक्निक यूज करता है, स्पूलिंग करता है। तो जब आप प्रिंट की कमांड दे देते हो तो वो सारी रिक्वेस्ट एक क्यू में स्टोर करवा देता है, मेमोरी में, टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर करवा देता है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो जो हमने प्रिंट की रिक्वेस्ट दी है उसको एक बफर में स्टोर करवा लेता है। तो सीपीयू को बहुत सी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करने के लिए देता है, तो उसमें से एक प्रोसेस हमारा प्रिंट कमांड की भी है, वो प्रिंट भी करता जाएगा सीपीयू जितनी हमने कमांड दी है, और उसी के साथ साथ दूसरी प्रोसेसेस को भी एग्जीक्यूट करता जाएगा। इससे सीपीयू से हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट होता क्या है, हमारे कंप्यूटर में देखिए बहुत सी फाइल्स स्टोर होती हैं, फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, डायरेक्टरीज होती हैं। डायरेक्टरी जैसे आप माई कंप्यूटर में गए, उसके अंदर CDE ड्राइव, उसके अंदर फाइल्स। तो इस तरीके से बहुत सी डायरेक्टरीज भी बनी होती हैं और हमारा सारा डाटा जो है फाइल्स, फोल्डर और डायरेक्टरी के फॉर्म में स्टोर होता है कंप्यूटर में। तो डाटा जो कंप्यूटर में स्टोर होता है वो फाइल की फॉर्म में स्टोर होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी फाइल्स की इंफॉर्मेशन रखता है फाइल एलोकेशन टेबल की हेल्प से। तो फाइल एलोकेशन टेबल्स कुछ जनरल इंफॉर्मेशन फाइल्स के रिगार्डिंग अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखता है। तो जैसे कि फाइल का नेम हो सकता है, फाइल की टाइप वो बाइनरी फाइल है या टेक्स्ट फाइल है, फाइल का साइज क्या है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, मतलब कि वो किस एड्रेस पे स्टोर होना स्टार्ट हुई है, और उसका एक्सेस मोड क्या है, भी उसको कैसे एक्सेस किया जा सकता है, सीक्वेंशियली एक्सेस किया जा सकता है या डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है, रिलेटिव इंडेक्स्ड। ये भी एक्सेसिंग के तरीके हैं। जैसे कि आप सपोज मोबाइल में एक सॉन्ग प्ले करना चाहते हो तो वो रैंडम एक्सेस है, आप रैंडमली स्क्रॉल करते हो और कोई भी सॉन्ग सिलेक्ट कर लेते हो प्ले करने के लिए, तो वो एक रैंडम एक्सेस है। लेकिन पुराने टाइम में टेप रिकॉर्डर आते थे, उसमें रील वाला सिस्टम होता था, वो क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस है। अगर आपको कोई 7 नंबर पे कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया है तो उसको सुनने के लिए आपको पहले 6 सॉन्ग को
फॉरवर्ड करना पड़ेगा, फिर आप 7 सॉन्ग पे जाओगे और फिर उसको सुनोगे। तो उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस, एक सीक्वेंशियली उसको एक्सेस करना पड़ता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल मैनेजर ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करता है फाइल को क्रिएट करने के लिए, नई फाइल बनाने के लिए, पुरानी फाइल को एडिट करने के लिए, फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, उसको मेमोरी प्रोवाइड करने के लिए। और ये सारी इंफॉर्मेशन फाइल मैनेजर क्या करता है, फैट टेबल में अपडेट भी करता रहता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अलावा ये भी कंट्रोल करता है कि जो फाइल ओपन हुई है उसके ऊपर किस टाइप्स के राइट हैं उस यूजर को, क्या वो उसको रीड ही कर सकता है या वो उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकता है। तो इस तरीके की कंट्रोलिंग भी हमारे कंप्यूटर में फाइल के रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो ये थे कुछ फंक्शंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में परफॉर्म करता है। इसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत से फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करता है। सो आई होप ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी फंक्शंस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, comment if you have any doubt and please subscribe my channel. Thanks for watching this video once again.